Hi student, welcome to BNS Group of Education on YouTube channel. I am Sonu Singh and I teach you physics. तो बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 12th की फिजिक्स। क्लास 12th की अगर हम फिजिक्स की बात करें तो क्लास 12th की फिजिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लास 12th की जो फिजिक्स है इसे हमने कितने पार्ट पे डिवाइड किया है? दो पार्ट पे। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। अगर पार्ट फर्स्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट जो है वो आपका पूरा बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। क्लास पार्ट फर्स्ट जो है वो आपका किस चीज पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। जबकि पार्ट टू जो बेस्ड है वो आपका बेस्ड है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। पार्ट टू किस पे बेस्ड है? आपका ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो बच्चों आज हम जो है वो पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट जो था वो हमारे पास किस चीज पे बेस्ड था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बच्चों इस चैप्टर इस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो था वो था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा हमारे पास था इलेक्ट्रोडायनामिक। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रो, जिसका मतलब क्या है? चार्ज, और स्टैटिक जिसका मतलब है रेस्ट। इट मीन चार्ज इन अ रेस्ट पोजिशन। चार्ज इन अ रेस्ट पोजिशन। जब चार्ज कभी भी रेस्ट पोजीशन पे होता है तो हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या फॉर्म करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्म करेगा। अब बात करें इलेक्ट्रोडायनेमिक की, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक में भी आपके पास क्या आता है? इलेक्ट्रो, जिसका मतलब क्या है? चार्ज, एंड डायनामिक जो है, इस डायनामिक का मतलब होता है मोशन। तो आप क्या कह सकते हो? चार्ज इन अ मोशन। क्या? चार्ज, चार्ज इन अ मोशन इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्या चीज है? चार्ज इन मोशन। अब जब चार्ज मोशन पर होता है तो हमारे पास दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाए। दूसरी कंडीशन होती है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो ना हो। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड EMW प्रोड्यूस होता है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इनके बेस में हमारे पास क्लास 12th में जो चैप्टर है वो है आपके पास करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपके पास सीबीएसई में 7 मार्क्स का है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ये दोनों चैप्टर आपके पास सीबीएसई के अंदर 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं।
EMI अल्टरनेटिंग करंट, ये भी आपके पास 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपके पास 3 मार्क्स में पूछा जाता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड 2 चैप्टर थे, किस पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड जो 2 चैप्टर थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड चैप्टर जो थे, वो कौन कौन से थे आपके पास? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों भी आपके पास 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पूरा पार्ट फर्स्ट है, पूरा पार्ट फर्स्ट है, वो आपके पास 34 मार्क्स का आता है। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब देखो, हम क्या कहते हैं कि बचपन में हमने पेपर के छोटे छोटे पीस करते थे, उन्हें पेपर को छोटे छोटे पीस करने के बाद एक स्केल लेते थे और उसे सर पे रब करते थे। ठीक है, जब सर पे रब करते थे तो सर पे रब करने के बाद चार्जेस जो होते थे वो ट्रांसफर हो जाते थे एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ। क्या चार्जेस जो हो जाते थे एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ, तो वो आपके पास कहलाता था फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, पहले हम ध्यान करते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास पढ़ना क्या क्या चीज है। देखो, पढ़ना हमारे पास है, सबसे पहले हमने क्या कहा कि चार्ज किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, गॉसेस थ्योरम एंड एप्लीकेशन। इन सभी टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे इन चैप्टर्स के अंदर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट हमारे पास सबसे पहले चीज होता है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, व्हेन टू बॉडीज आर रब ईच अदर, व्हेन टू बॉडीज आर rubbed each other, rub each other, and charges transfer from one body to another body, one body to another body। ठीक है, अगर किसी भी दो बॉडी को आपने रब किया और रब करने पर आपने चार्जेस ट्रांसफर हो गए एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें
तो हम कहते हैं व्हेन अ ग्लास रॉड when a glass rod is rubbed with a piece of silk, rubbed with a piece of silk, the rod acquired the property the rod acquired the property of attracting attracting small pieces of paper attracting small piece of paper, cork, or even dust particle or even dust particle toward it toward it. The rod is said to be the rod is said to be electrified. ठीक है, तो रॉड किस तरीके से बिहेव करती है, एज ए इलेक्ट्रिफाइड बिहेव करनी लगती है। तो देखो, जिस तरीके से हमने क्या कहा कि चार्ज ट्रांसफर हो गए, चार्ज आ गए, चार्ज ने अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज होता क्या चीज है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास होता क्या है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक तरीके की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। It is an intrinsic property. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को आप फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर which give rise to electric force between various object। क्या है, ये चार्ज की एक तरीके की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स को लाई करती है, किसके बीच में, वेरियस ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें कि एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, इसे हम यहाँ पे नाम देते हैं कूलम, और इस कूलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। चार्ज को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किस से रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट चीज हम कहते हैं कि चार्ज जो होता है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उस पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। अगर हम टाइप ऑफ चार्ज की बात करें, टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो हम यहां पे कहते हैं कि देयर आर द टू टाइप ऑफ चार्ज। नंबर फर्स्ट इज अ पॉजिटिव चार्ज
positive charge and the second is negative charge. Number first is a positive charge and the second is negative charge. तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो अगर मैं कोई भी एटम लेता हूं तो पॉजिटिवली चार्ज को मैं क्या कहता हूं यहाँ पे प्रोटॉन, और नेगेटिवली चार्ज जो होता है उसे क्या बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव चार्ज होता है। क्या दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि सेम चार्जेस always repel each other, always repel each other। अगर हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हो तो ये हमेशा क्या करेगा, रिपेल करने का काम करेगा। नेगेटिव चार्ज हो तो ये भी रिपेल करने का काम करेगा। अगर एटम में हम बात करें तो अगर प्रोटॉन प्रोटॉन होगा तो भी ये रिपेल की बात करेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा तो भी आपके पास क्या हो जाएगा, रिपेल होगा। opposite charges always attract each other, always attract each other। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेंगे तो ये हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम एटम में बात करें तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो भी ये क्या काम करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब कुछ वैल्यूज जो हमें काम आनी है, जैसे कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है -1.6 इंटू 10 रेज की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 रेज की पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.10940 इंटू 10 की पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67262 इंटू 10 की पावर -27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं। क्या अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं, 10 की पावर -27 kg। देखो यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला है। जो न्यूट्रॉन होता है मास का वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, हम दोनों को कहते हैं कि ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या थोड़ा सा ज्यादा होता है इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलो बच्चों आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है कि चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज हमारे पास डिफरेंस करते हैं किसके बीच में, चार्ज और मास के बीच में। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज हमारे पास या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर चार्ज हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज हम कहते हैं कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। क्या चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन velocity, but mass depend on velocity। हम कहते हैं कि चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन
मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे एम नॉट की बात करें, एम नॉट हमारे पास क्या है, रेस्ट ऑफ मास। एम नॉट हमारे पास क्या है, रेस्ट ऑफ मास, रेस्ट ऑफ मास। v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, और c हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मास होता है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, वेलोसिटी पे। क्या, मास जो होता है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, वेलोसिटी पे। नाउ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, या फिर यू कैन से दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें तो हम कहते हैं चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो तीन होती हैं। कौन कौन सी? पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो इन तीन पर आती हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलो अब हम धीरे धीरे इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते किस चीज को है? देखो, कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्व का मतलब होता है बचाए रखना। क्या होता है कंजर्व का मतलब? कंजर्व का मतलब होता है बचाए रखना। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर कंजर्व का मतलब हमारे पास बचाए रखना है तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या, चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अगर हम बात करें किस चीज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो हम यहां पे क्या कहते हैं कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किसमें? इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम। या फिर आप ये भी कह सकते हो द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जो टोटल चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। सपोज करो कि हम एक ये फॉर्मेशन ले रहे हैं, दो हमारे पास फॉर्म है, इसके अंदर हमने कहा 3 कूलम है, फिर से 3 कूलम कहा, और यहाँ पे हमने क्या कहा, 5 कूलम चार्जेस है। जबकि दोनों एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 कूलम है और यहाँ हमारे पास 5 कूलम है। तो बताओ इसके अंदर कितने कूलम होंगे? तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो देखो यहाँ क्या होता है, 3 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस 3 कूलम इज इक्वल टू 3 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस एक्स। तो यहां से आपके पास आया 11 कूलम इक्वल टू 8 कूलम प्लस एक्स।
अब इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, 11 कूलम माइनस 8 कूलम इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब आपके पास x जो आएगा वो आपके पास 3 कूलम होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम यही कहते हैं कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, देखो एडिटिविटी, अगर हम एडिटिविटी के नाम से ही देखें, देखो सबसे पहले आपके पास आ रहा है ऐड। ऐड कर देना, यानी कि अगर मैं कोई भी एक सिस्टम लेके चलूं और इस सिस्टम के हर एक जगह पर आपके पास अलग अलग चार्जेस मौजूद हैं, क्या हर एक जगह पर आपके पास अलग अलग चार्जेस मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल चार्जेस का सम कर देंगे। क्या करेंगे, टोटल चार्जेस का सम कर देंगे। क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। तो हमने क्या करा, सारे ही चार्जेस का क्या कर दिया, सम कर दिया। तो इसे डिफाइन की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, total charge of a system is is obtained simply by adding, is obtained simply by adding algebraically, algebraically all the charges, all the charges present, present anywhere, present anywhere on the system। आपके सिस्टम में चार्जेस कहाँ भी प्रेजेंट हो, क्या आपके सिस्टम के अंदर चार्ज कहीं भी प्रेजेंट हो, उन सभी चार्जेस का जो सम होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आता है बेसिक प्रॉपर्टी का, वो होता है आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो देखो, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या है, यहां दो चार्जेस हैं, इसके पास मेरे पास 100 कूलम चार्ज है, इसके पास 100 कूलम चार्ज है, और मैंने कहा कि इसने क्या करे, इसने अपने 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे। क्या करे, इसने अपने पास से 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे। ठीक है, या फिर बोलूं कि इसने 25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे। तो ये 50 25 जो है हमारे पास, वो क्या एक इंटीजर वैल्यूज हैं। क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। हम कभी भी ये नहीं कहते कि इसने 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया या 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। हम हमेशा बोलेंगे कि चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा या चार्ज जब भी फॉर्मेशन होगा तो वो एक इंटीग्रल फॉर्मेशन दिखाएगा, या शॉर्ट में आप इसे कह सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बोल सकते हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी by virtue of which all free charges are integral multiple of basic unit of charge, integral multiple of basic unit of charge।
अब यहां पे हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। Q की वैल्यू अगर हम बात करें तो Q को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहा जाता है। N की अगर हम बात करें तो N को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और अगर हम E की बात करें तो E को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो n की वैल्यू होगी वो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि 2.5, 3.5, 4.5, इस तरीके से आप कभी भी n की वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ। अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और दोनों के दोनों चार्जेस किससे हैं, आर स्क्वायर डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे हैं। तो हम यहां पे कहते हैं द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन between any 2 point charges, between any 2 point charges is directly proportional, is directly proportional to the product of, is directly proportional to the product of the magnitude, product of the magnitude of charges, and inversely proportional, and inversely proportional square distance between them, square distance between them। तो देखो बच्चों, हम कहते हैं, हमने क्या कहा कि फोर्स जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा फोर्स प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है, क्या, जब हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है तो हम किसी ना किसी कांस्टेंट टर्म को लगाते हैं, और यहां आ गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म k, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। k जो होता है कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Now putting the value of k, now putting the value of k in equation first, अगर हम k की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला क्रिएट होता है f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों, ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद कर लेंगे क्योंकि बाद में आपको इस फॉर्मूले को बहुत अधिक यूज करना है। तो क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू होती है आपके पास
8 पॉइंट कितनी होती है आपके पास 8 2 मिनट 8.85 इंटू 10 रेज की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, इसकी अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m-1 l-3 t की पावर 4 a स्क्वायर। ये इसका हमारे पास क्या बनकर तैयार होता है, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनकर आपके पास क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मौजूद है।